हेलो एवरीवन, मैं हूं अनिल पाटीदार। मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज के इस लेक्चर में हम लोग क्या सीखने वाले हैं? आज के इस लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे हमारी क्लास 8th का सामाजिक विज्ञान के अंतर्गत हमारा जो विषय है दोस्तों, उसका नाम है नागरिक शास्त्र। और नागरिक शास्त्र के अंतर्गत हम लोगों ने अध्याय नंबर 5 शुरू किया है, जिसका नाम है न्यायपालिका। सबसे इंटरेस्टिंग टॉपिक है, सबसे इंटरेस्टिंग चैप्टर भी है। और इसमें जो टॉपिक आज हम लोग बात करेंगे, क्या हर व्यक्ति को अदालत में जाने की आज़ादी है, या क्या हर व्यक्ति अदालत की शरण में जा सकता है? तो दोस्तों, इस भारत में किसी भी व्यक्ति को अदालत में जाने से नहीं रोक सकते। क्यों नहीं रोक सकते? क्योंकि हमारे भारतीय संविधान हमको एक अधिकार देता है, जिसका नाम है न्याय पाने का अधिकार। किसी व्यक्ति को न्याय पाने से वंचित नहीं किया जा सकता है। दोस्तों, आपको ये तो पता है ना कि हमें 6 प्रकार के मौलिक अधिकार दिए हैं, और हमें उन मौलिक अधिकार को बचाने का भी अधिकार दिया गया। मान लो फॉर एग्जांपल, आपके कोई मौलिक अधिकार है, जैसे समानता का अधिकार आपको पता है, आर्टिकल नंबर 14 से लेकर के आर्टिकल नंबर 18 तक समानता के अधिकार की बात की है। या मान लो आपका स्वतंत्रता का अधिकार है, जो आर्टिकल नंबर 19 से आर्टिकल नंबर 22 तक दिया गया है। ये तो आपको कन्फर्म पता होगा। अगर मैं आपसे ऐसा कहूं कि कोई व्यक्ति या कोई संस्था या सरकार आपकी स्वतंत्रता या आपकी समानता के अधिकार को छीन रहा है, तो फिर आप क्या करोगे? आप बोलोगे कि सर, हम न्यायपालिका जा सकते हैं। लेकिन मान लो सरकार ये बोल दे, ये नियम जारी कर दे कि कल से कोई भी न्यायपालिका सरकार से बिना पूछे नहीं जा सकता, तो फिर आपको क्या लगेगा कि यार, हमें न्यायपालिका भी नहीं जाने दे रहे हो। तो इसी वजह से क्या है, संविधान के आर्टिकल नंबर 32 में लिखा गया है संवैधानिक उपचारों का अधिकार। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि अगर कोई भी संस्था या सरकार आपके मौलिक अधिकार का उल्लंघन करती है, तो आप न्यायालय की शरण में जा सकते हैं। तो आर्टिकल 32 हमें ये अधिकार प्रूव कराता है। तो आर्टिकल 32 कितना अच्छा है कि आपको न्यायालय में जाने का अधिकार भी संविधान में मौलिक अधिकार दिया गया है। इसका मतलब मौलिक अधिकार को तो कोई वैसे नहीं छीन सकता है, तो आपको न्यायालय में जाने का अधिकार भी आपसे कोई नहीं छीन सकता। इसी वजह से इस टॉपिक का जो नाम रखा गया वो क्या है? क्या हर व्यक्ति या हर नागरिक भारत का न्यायपालिका की शरण में जा सकता है? तो बिल्कुल जा सकता है, क्योंकि हमारा वो अधिकार क्या है? राइट टू जस्टिस, न्याय का अधिकार। अब इस न्याय के अधिकार के इस पड़ाव में बहुत सारे संघर्ष है, बहुत सारी कहानियां हैं, बहुत सारी हमारी जो है परेशानियां हैं। उसकी हम लोग इसमें बात करेंगे, कुछ एग्जाम्पल के द्वारा, कुछ चित्रों के माध्यम से, और कुछ एक केस के माध्यम से। जब बात आई तो सुप्रीम कोर्ट ने इसको बोला कि भाई सुप्रीम कोर्ट ज़रूरी है। आर्टिकल 32 ही नहीं, खाली आर्टिकल 21 भी बड़ा इंपॉर्टेंट है दोस्तों। अब मैं तो आर्टिकल 32 की बोल रहा हूँ ना कि न्याय आपको ये अधिकार दिया गया कि आप जाकर के सुप्रीम कोर्ट जा सकते हो। लेकिन दोस्तों, आर्टिकल 21 भी इस बात की बोलता है कि जीवन जीने के अधिकार के अंतर्गत भाई न्याय पाने का अधिकार भी है। तो कहीं ना कहीं आर्टिकल 21 भी आपको बचा रहा है, आर्टिकल 32 भी आपको बचा रहा है। तो है ना, दोनों कमाल के आर्टिकल जिसकी हम लोग बात करेंगे। तो न्याय का अधिकार क्या है? सभी नागरिकों को न्यायालय में जाने का अधिकार ही न्याय का अधिकार। कोई भी नागरिक, चाहे देश का कोई भी व्यक्ति हो, उसको न्यायालय में जाने का अधिकार दिया गया। साथ ही साथ न्यायालय मौलिक अधिकारों की रक्षा में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। हमारा देश का जो संविधान है वो मौलिक अधिकारों की रक्षा की गारंटी देता है कि भाई मौलिक अधिकारों की रक्षा की जाएगी, और न्यायालय को उसके लिए अपॉइंट किया गया कि न्यायालय ही मौलिक अधिकार की रक्षा करेगा। और इसीलिए हमें न्यायालय से बड़ी उम्मीद रहती है। दोस्तों, इस देश में हमें 2 ही संस्थाओं से तो अभी भी उम्मीद है, और यही 2 ही संस्थाएं बहुत अच्छे से काम कर रही हैं। और जब तक इस देश में लोगों का विश्वास, फेथ इन 2 संस्थाओं में होगा, हमारा देश ऐसे ही चलता रहेगा। उनमें से एक संस्था का नाम है न्यायपालिका, और दूसरी संस्था का नाम है इलेक्शन कमीशन, निर्वाचन आयोग। जब तक ये दोनों ईमानदारी से काम करें, इस देश को कोई झुका नहीं सकता। इस देश में कभी भी राजनीति या लोकतंत्र कभी इस देश में ख़त्म नहीं होगा, क्योंकि लोकतंत्र को बचाने के लिए ये दोनों संस्थाएं बहुत ज़रूरी हैं। इसी वजह से सब लोग इनकी रिस्पेक्ट करते हैं। अब आप समझ गए होंगे कि मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ। मौलिक अधिकार के उल्लंघन होने पर कोई भी व्यक्ति, नागरिक न्यायालय जा सकता है। जैसे आपका मौलिक अधिकार हुआ, आप सीधे जा सकते हैं, न्यायालय जा सकते हैं। क्या गरीब व्यक्ति के लिए न्याय भी वैसा ही है जैसा अमीर व्यक्ति के लिए? तो बिल्कुल, इस देश में गरीब से गरीब व्यक्ति भी क्यों ना हो, उसको भी वही न्याय मिलता है जो अमीर से अमीर व्यक्ति को मिलता है। लेकिन बड़ी इत्तेफाक की बात है दोस्तों, इस देश में गरीब लोगों को अगर पता है कि गरीब के पास नॉलेज ही नहीं है, तो पता चला कि गरीब व्यक्ति को ये नहीं पता कि मेरे मौलिक अधिकार का उल्लंघन हो। भारत में बहुत सारे ऐसे लोग, आज तो देश बहुत जागरूक हो चुका है। आज तो गरीब तबके के लोग, अनुसूचित जाति और जनजाति के लोग भी बहुत ज़्यादा जागरूक हो चुके हैं। उनको अपने अधिकारों के बारे में पूरी तरह से इल्म है। इल्म का मतलब है जानकारी है।
लेकिन सोचो आज से 20-25 साल या 50 जब शुरुआत में संविधान लागू हुआ था तब तो बहुत सारे लोगों के साथ गलत हो रहा होगा ना। तो ऐसे में उन लोगों तक न्याय की पहुंच कैसे सुनिश्चित की जाए, इसीलिए मैंने यहाँ पर एक छोटा सा इस का नाम रख दिया है। यहाँ पर मैंने हेडिंग डाली है गरीब वर्सेस न्याय। तो क्या गरीब को न्याय मिलता है कि नहीं मिलता है? दोस्तों पहली बात तो है कि हमारी जो न्यायिक प्रक्रिया आज तो फिर भी बहुत सरल हो गई, लेकिन पहले बहुत पेचीदी थी। बिना वकील के आप जा ही नहीं सकते, आपको पता ही नहीं अधिकार क्या है, कैसे जाना, रूट ही नहीं पता। आधे लोगों ने तो कुछ कई साल तक शहर भी नहीं देखा था। ग्रामीण क्षेत्रों में तो न्यायालय ही नहीं हुआ करते थे, तो शहरी क्षेत्रों में जाना पड़ता था और आधे लोग डरते थे कि क्या करेंगे, क्या बोलेंगे, सवाल जब पूछेंगे तो सबूत नहीं है, ये नहीं वो नहीं, बहुत सारी चीज़ें। अब क्या हुआ कि एक तो गरीब लोगों के लिए न्याय थोड़ा सा मुश्किल था। ऐसा नहीं था कि नामुमकिन नहीं था, लेकिन थोड़ा मुश्किल था। मुश्किल इसलिए था क्योंकि वो अदालत ही नहीं जा पाते थे, अदालत का एड्रेस नहीं पता, कौन भेजे क्या है, और इसी में अपर कास्ट के लोग या पढ़े लिखे लोग इनका एक्सप्लोरेशन करते थे। दूसरी बात, कानूनी प्रक्रिया में बहुत पैसा और कागजी कार्रवाई, और गरीब आदमी के पास अपना पेट भरने का पैसा नहीं था। मैं 1970, 60, 70 की बात कर रहा हूँ, जब गरीब आदमी के पास अपने आज भी हमारे देश में बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो सोचो 1 करोड़ लोग तो फुटपाथ पे ही सोते हैं, 1 या 2 करोड़ लोग मेरे ख्याल से फुटपाथ पर सो रहे होते हैं। हमारे देश में 26 करोड़ लोग ऐसे हैं जो हंगर इंडेक्स में आते हैं, इसका मतलब जो एक टाइम का भोजन करते हैं या कम भोजन करते हैं। इतनी बड़ी पॉपुलेशन हमारे देश में गरीब है, तो ऐसे में इन लोगों को अपने अधिकार पता होंगे तभी तो न्यायालय जाएंगे। और मान लो अधिकार पता भी तो न्यायालय जाने का भी तो जाना भी तो पॉसिबल हो, न्यायालय जाना ही मुश्किल हो जाता है। तो शुरुआत में क्या था, न्यायालय जाना मुश्किल था क्योंकि एक तो बहुत पैसा लगता था और कागजी कार्रवाई थी, और पढ़े लिखे न होने के कारण पढ़ भी नहीं पाते कि एक्चुअल में लिख क्या रहा वकील, या क्या समझ में आ रहा क्या हो रहा है। जो पैसे मांग रहे हो देना पड़ता है, क्योंकि सबको हाथ जोड़कर साफ साफ बोलना पड़ता है कि भाई साहब ये कर लो। बेचारा आपने देखा होगा ना, अक्सर क्या होता है, अक्सर मूवीज़ में होता है कि कोई गरीब आदमी होता है तो कोई बड़ा साहब आता है, जबकि वो साहब नहीं है, वो आपका सर्वेंट है, पब्लिक सर्वेंट है, गवर्नमेंट सर्वेंट है। तो आप ऐसे झुक करके बैठ करके ऐसे साहब करके जरूरत नहीं है कि वो आपके बारे में सोचेगा। आपका अधिकार है, हक से मांगो। तो ये अब हो रहा है, ये पहले नहीं हुआ करता था। तो एक तो पैसा बहुत लग रहा था, कागजी कार्रवाई बहुत लग रही थी, और इतना टाइम लगता था कि आदमी हार जाता था कि यार शायद मुझे न्याय मिलेगा ही नहीं। टाइम इतना लंबा, बहुत ज़्यादा टाइम टेकिंग भी था वो, तो इतना टाइम लगने की वजह से वो हार जाता था कि यार ये तो बड़ी समस्या है। अशिक्षित गरीब मजदूर के लिए इंसाफ काफ़ी मुश्किल है, यानी जो गरीब मजदूर थे, जो अशिक्षित थे, जिनके पास शिक्षा नहीं थी, उनके लिए इंसाफ मतलब बहुत मुश्किल हो गया था उस समय। क्यों? क्योंकि एक तो अशिक्षित होने की वजह से वो पढ़ नहीं पाते थे कि भाई क्या एक्चुअल में केस जा रहा है, या उनको पता नहीं था, नॉलेज नहीं था अपने अधिकारों के बारे में कि भाई ये उल्लंघन भी है कि नहीं है। बहुत सारे गरीब तो दोस्तों शोषण को अपनी किस्मत मान लेते हैं कि भाई शायद अपने इसमें अपनी जाति में ये लिखा होगा, अपने बाप दादाओं ने भी सहन किया, हम भी सहन कर लेंगे, अपने बच्चों को भी यही सिखाएं, क्या कर सकते हैं, यही किस्मत में है, हम तो गरीब है साहब, मजदूर हैं साहब, हम झुग्गी झोपड़ी में रहने वाले, हम क्या कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों न्याय तो सबको मिलता है ना, अधिकार सबको मिलते हैं। तो ये इसलिए हमारे देश में गरीब लोगों को इस वजह से न्याय से तक पहुँच पाना इसलिए मुश्किल हो गया था क्योंकि उन्होंने मान लिया था कि यही हमारी तकदीर है, क्योंकि सालों से मान रहे थे। जब एकाध को गांव में या किसी क्षेत्र में न्याय मिला और उसको विश्वास हो गया कि नहीं यार न्यायपालिका में बहुत अच्छी चीज़ है, मुझे इसका अधिकार मिल गया, तब लोग जागरूक हुए। तो ये उदाहरण जब सेट होते हैं ना जब समाज में, तब ये लोगों को जागरूक करते हैं। तो हुआ क्या, सरकार को लगा कि नहीं यार गरीब लोगों के लिए तो न्याय तो सबसे ज़रूरी चीज़ गरीब के लिए। अमीर तो वैसे भी न्याय बोलता ना कि कानून तो अमीरों की जेब में होता है, ऐसा बोलते ना। तो अमीर व्यक्ति तो न्याय कहीं से भी ले आएगा, लेकिन गरीब के लिए न्याय कहाँ से? गरीब को न्याय देना पड़ेगा, और वो भी निःशुल्क देना पड़ेगा। पता चला गरीब नहीं पहुँच पा रहा अदालत तक, तो पहुँचने का रास्ता सरल बनाओ। इसीलिए 1980 में दोस्तों हमारे भारत के इतिहास में एक ऐसा बदलाव हुआ जिसने न्याय व्यवस्था को पूरा बदल दिया। मतलब लोगों को न्याय तक पहुंचने का जो साधन है वो आसान बना दिया, और उस साधन का नाम है, उस चीज़ का नाम है दोस्तों PIL, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन। इसका हिंदी भी नाम लिख देता हूँ मैं, जनहित याचिका। दोस्तों ये बड़ी कमाल की चीज़ है जनहित याचिका। अब इससे क्या हुआ, इससे ये हुआ कि वो लोग जिन्हें अपने अधिकारों के बारे में नॉलेज नहीं था, उनको भी उनके लिए भी कोई दूसरा व्यक्ति भी याचिका फाइल कर सकता था। 1980 में ये 2 सुप्रीम कोर्ट के जज थे जिनके नाम मैं ज़रूर बताऊंगा आपको। उन व्यक्तियों को इसका श्रेय जाता है PIL का, बहुत काम की चीज़ है। तो उन्होंने किया क्या, पहले मैं थोड़ा सा इसको समझा दूं कि कौन वो व्यक्ति थे। 2 व्यक्ति थे, 2 जजेस थे जिन्होंने, न्यायमूर्ति थे जिन्होंने एक काम किया। एक तो थे कृष्ण अय्यर साहब, और दूसरे थे PN भगवती साहब।
ये पीएन भगवती साहब और कृष्ण अय्यर साहब, इन दोनों ने मिलकर इस चीज़ को ईजाद किया कि नहीं यार ये होना चाहिए। तो ये होना चाहिए तो मतलब क्या, फॉर एग्जाम्पल मैं एक गरीब किसान हूँ या मैं एक गरीब मजदूर हूँ, मुझे मान लीजिए कि मैं एक गरीब मजदूर हूँ, मैं मजदूरी कर रहा हूँ। अब मैं पढ़ा लिखा भी नहीं हूँ ना, तो मुझे मौलिक अधिकार क्या होते हैं, मुझे इवन ये भी नहीं पता कि संविधान क्या होता है। बहुत सारे लोग पढ़ते हैं क्लासों में, उनको भी नहीं पता कि एक्चुअल में संविधान क्या है। एनसीईआरटी अगर आप पढ़ रहे हो ना, तब वहाँ पर संविधान के बारे में आपको नॉलेज है, क्योंकि एनसीईआरटी में बहुत कुछ दिया हुआ है। दोस्तों इससे पुराने वाले पैटर्न पढ़ोगे ना आप, एमपी बोर्ड के या किसी यूपी बोर्ड के, इस बिहार बोर्ड के, जब एनसीईआरटी नहीं चलता था तब, तो उसमें संविधान शब्द का भी जिक्र नहीं मिलेगा आपको। मौलिक अधिकार का भी कभी कभार लिख दिया तो ठीक, नहीं तो समझ नहीं आता था पहले। पुराने पैटर्न में कुछ भी नहीं था। तो सब चीज़, तो पढ़ने वाले लोगों को संविधान शब्द नया लग रहा है, तो अनपढ़ लोगों के लिए तो आप सोच सकते हैं ना संविधान कितनी दूर की बात होगी। और अधिकार तो छोड़ो, और न्यायपालिका तो शायद होगी कुछ। तो कुल मिलाकर के ये था कि 1980 में सोच लाई गई कि अब मान लो फॉर एग्जांपल मैं मजदूर हूँ और मेरे मौलिक अधिकार का उल्लंघन हुआ, लेकिन मुझे पता नहीं, क्योंकि मजदूर मुझे लगा कि सही ये साहब, बड़े साहब ये कर सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता, भाई मेरी तो नियति ऐसी है। नियति मतलब मेरी किस्मत ही ऐसी, क्या कर सकते हैं। अब ठीक है, जिस घर में गरीबी में जन्म लिया तो शायद गरीबी में मर जाना है, अब यही किस्मत है, यही भगवान ने यही सोचा होगा। ठीक है, मंदिर में प्रवेश नहीं करने दिया जा रहा तो बाहर से प्रणाम कर रहे, सोच रहे कि शायद यही किस्मत में होगा, शायद कोई कर्म किए होंगे पुराने ज़माने में जिसकी सज़ा गरीबी के रूप में आज मुझे मिल रही है, ये वो सोच लेता है। लेकिन मान लो उसी गांव में कोई पढ़ा लिखा व्यक्ति या कोई संस्था काम कर रही है जो गरीबों के लिए काम कर रही है। अब क्या होता है, किसी व्यक्ति का दूसरे व्यक्ति का, पहले या 1980 से पहले क्या था कि मान लो मैं मजदूर हूँ, मेरे मौलिक अधिकार का उल्लंघन हुआ तो केवल मैं ही न्यायपालिका जा सकता था। लेकिन अब क्या हो रहा है, 1980 के बाद पीआईएल में क्या हुआ कि मान लो मौलिक अधिकार का उल्लंघन मेरा हो रहा है, आज मेरा हुआ कल किसी और का होगा, तो ये तो जनहित की बात होगी ना, मेरे अकेले की बात नहीं हुई। क्योंकि एक आदमी के साथ हो रहा तो किसी के साथ हो सकता है। तो कोई तीसरा आदमी या कोई संस्था आकर के मेरे मौलिक अधिकार को बचाने के लिए वो खुद याचिका दायर करेगा, मुझे भले पता ना हो, मुझे बता देगा कि भाई मैं आपकी तरफ से कर रहा हूँ। मैंने बोला ठीक है भाई यार, मैं तो मुझे पता नहीं क्या करना, जो भी है मुझे बस न्याय दिला दो। तो अब न्याय की दरकार आपके अलावा कोई तीसरा आदमी भी कर सकता है। तो कितनी अच्छी बात है, क्योंकि हमारे देश में बहुत सारे लोगों को न्याय के बारे में नॉलेज नहीं था। थोड़ा थोड़ा क्लियर हुआ पीआईएल का मतलब क्या है। जनहित में जो याचिका दाखिल की जाए उसी को पीआईएल बोलेंगे। आप सबसे बड़ी दिक्कत इसमें थी कि यार ये खर्चीला था ना न्याय, तो इन्होंने इसको सिस्टम उल्टा कर दिया। इन्होंने बोला कि अगर आप गांव से पोस्ट कार्ड लिख के भी भेजते हो उसको भी पीआईएल समझ के केस चालू कर देंगे। तो सुप्रीम कोर्ट ने बात बोली कि न्याय तक ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की पहुंच विकसित हो। कब आई थी पीआईएल, ये ध्यान रखना, 1980 में सर्वोच्च न्यायालय में जनहित याचिका की व्याख्या को विकसित किया और कहा कि न्याय तक ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की पहुंच होना चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा हर एक व्यक्ति को न्याय, जस्टिस फॉर ऑल, सबके लिए न्याय। अब किसी व्यक्ति या संस्था को लोगों की ओर से पीआईएल दायर करने का अधिकार मिल गया। मतलब कोई दूसरा व्यक्ति भी जो समझदार है वो किसी तीसरे व्यक्ति के लिए दाखिल कर सकता है कि भाई मैं आपकी तरफ से कर रहा हूँ, आपको नहीं बताया प्रोसीजर मैं कर देता हूँ। फिर उन्होंने बोला कि यह याचिका उच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय में दाखिल की जा सकती है। उच्च न्यायालय में भी दाखिल कर सकते हो, सर्वोच्च न्यायालय में भी दाखिल कर सकते हो। और दो व्यक्ति हैं वो जिन्होंने इसको ईजाद किया था, उनका नाम था कृष्ण अय्यर, वीआर कृष्ण अय्यर और पीएन भगवती, इन दोनों ने किया था। अब जनहित याचिका के लाभ क्या है, जनहित याचिका आगे तो उसके लाभ क्या क्या है, लाभ भी समझ लेते, बहुत आसान है। पहली बात, एक तो कानूनी प्रक्रिया बेहद सरल हो गई। अब आपको पेचीदी कानूनी प्रक्रिया नहीं, कागजी कार्यवाही से समस्या नहीं हो रही है और नहीं पैसा लग रहा है, तो सरल हो गई ना, सीधी सी बात है, सरल हो गई। सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट ने टेलीग्राम और पत्र को भी जनहित याचिका मान लिया, जनहित याचिका मान लिया। अब ऐसा नहीं कि उस व्यक्ति के कई केस सुनाएंगे, व्यक्ति का नाम भरे होगा, लेकिन केस का जब सुनवाई होती तो सभी लोगों के लिए सुनाते हैं कि आज के बाद ऐसा कोई नहीं करेगा। उसके एग्जाम्पल मैं दूंगा तो आप समझ में आ जाएगा आपको। तो सुप्रीम कोर्ट हाईकोर्ट ने बोला कि अगर आपके साथ समस्या हो रही है, आपके गांव में प्रॉब्लम हो रही, दो भी समस्या हो रही, तो आप बस टेलीग्राम लिखो, हम उस पर सुनवाई करेंगे। और ऐसे करते करते सुप्रीम कोर्ट ने आर्टिकल 21 की इतनी बार व्याख्या की है। ये आर्टिकल 21 बहुत महत्वपूर्ण है, बार बार आपके सामने आ रहा है। बार बार जब कोई आर्टिकल आपके सामने आ रहा है, इसका मतलब आर्टिकल में कुछ तो बात है। सारे आर्टिकल एक तरफ, सारे अधिकार एक तरफ, आर्टिकल 21 अकेला एक तरफ भारी पड़ जाता है, क्योंकि आर्टिकल 21 में लिखा है जीवन जीने की आज़ादी। और जीवन जीने की आज़ादी में सुप्रीम कोर्ट बोलता है कि जीवन जीने के तरीक़ों से है। अगर आपको प्राइवेसी में रहना है तो आपके मोबाइल का पासवर्ड आपसे बिना पूछे भी कोई नहीं खोल सकता, मतलब आपसे आपकी परमिशन लिए बिना आपके मोबाइल को भी चेक नहीं कर सकती, आपकी प्राइवेसी है ना दोस्तों। हर एक चीज़ बोल दी उसने। अगर किसी का घर बह गया बाढ़ में तो आवास का अधिकार,
अगर कोई बीमार हो गया, हाशिम शेख वाली बात है ना, तो उसको हॉस्पिटल में भर्ती नहीं किया गया तो उसको भर्ती करना पड़ेगा, चिकित्सा का अधिकार, ऐसे कई अधिकार सरकार ने, स्वास्थ्य का अधिकार, ऐसे कई अधिकार सुप्रीम कोर्ट ने जब जब पीआईएल आई तब तो उन्होंने बोला कि नहीं यार ये पीआईएल आई है तो अब मैं इस पर अपना निर्णय लूंगा। तो सुप्रीम कोर्ट ने अपने आप को इतना पावरफुल बना लिया कि अब खुद से ही मैं निर्णय लेना शुरू करूँ। जैसे ही आया कोई कार्ड देखा कि हाँ ऐसा ऐसा हो रहा है तो उनने उसकी व्याख्या कर दी 21 की और बोला कि जीवन जीने के अधिकार में ये भी शामिल है। अब समझना इसको मैं कैसे बताऊंगा। सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, टेलीग्राम और पत्र के को भी अब उनने क्या मान लिया, जनहित याचिका मान लिया। जनहित याचिका के माध्यम से कई लोगों को न्याय मिला। जैसे बिहार में एक बंधुआ मजदूर की प्रथा थी और उसके खिलाफ बंधुआ मजदूर बिल्कुल भी विरोध नहीं कर रहे थे, क्योंकि वो सालों से उनकी पीढ़ियों ने वो झेला है, तो उनको लगता था कि यही हमारा शायद किस्मत है या ये चलता ही है, हमारा यही काम है, क्या करें, बंधुआ मजदूर है साहब हम तो। उनने उस चीज़ को एक्सेप्ट कर लिया था। लेकिन किसी ने उनके खिलाफ कार्रवाई की कि भाई यार इनके साथ गलत हो रहा है, उनको उस छुटकारा दिलाया गया और बिहार में बंधुआ मजदूरी से मुक्ति दिलाई गई पीआईएल की वजह से। सरकारी स्कूल में मिड डे मील समझते हैं ना, मध्याह्न भोजन व्यवस्था, जो सरकारी स्कूल होते हैं जो 6 साल से 14 साल के जितने भी बच्चों के लिए आंगनवाड़ी कार्यक्रम जो सरकार में लाया गया, जो सरकार ने शुरू किया था, इसके पीछे कारण ये था कि सरकार के पास गेहूं सड़ रहे थे। मैं बताऊंगा उस चित्र में, सरकार के पास गेहूं सड़ रहे हैं। अब गेहूं सड़ रहे, सरकार बोल रही कि हमारे पास संसाधन नहीं है, और गेहूं का फोटो डाल लिख करके वो आंकड़ा दे करके किसी ने पीआईएल फाइल कर दी कि एक तरफ सरकारी गोदाम में गेहूं सड़ रहे और दूसरी तरफ मेरे देश का बच्चा कुपोषण से मर रहा है। तो क्या है सरकार, तो सुप्रीम कोर्ट से आग्रह है कि उन बच्चों के लिए कुछ व्यवस्था की जाए। सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि मिड डे मील में चला वो सारा, सरकार का एक कर्तव्य है कि भोजन की व्यवस्था की जाए, क्योंकि जीने के लिए पेट भरना जरूरी है। इसलिए उन्होंने बोला कि राइट टू फूड इज अ फंडामेंटल राइट, भोजन का अधिकार भी मौलिक अधिकार है। इसलिए जो लोग जिनके पास पैसों की कमी है, जो अपना भोजन मुहैया नहीं करा सकते, उन लोगों के कम से कम दाम में या हो सके तो निःशुल्क भी भोजन की व्यवस्था कराए। तो अब सरकार क्या करती है इसमें, आपने देखा होगा कि पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम जो होता है ना, सरकारी उचित मूल्य की दुकान, जहाँ पर क्या होता है 1 रुपये किलो गेहूँ, 2 रुपये किलो चावल, दाल, ऐसा कुछ मिलता है, तो ये हर महीने मिलता है। ये सब क्या है, ये सब सरकार ने चलाया। क्यों, सुप्रीम कोर्ट में पीआईएल फाइल की गई थी। कुछ लोग सोचते सरकार की बड़ी अच्छी नीयत थी, सरकार ने खुद से चालू कर दिया, खुद से नहीं चालू किया, इन्होंने चालू करवाया। सुप्रीम कोर्ट ने ऐसे कई मामलों में बेदखल किया है, मतलब बेदखल मतलब सरकार में दखल दे करके उनको मजबूर किया ऐसा काम करने के लिए। तो सुप्रीम कोर्ट तो हमारे फेवर में है, ये मानना पड़ेगा, इसलिए न्याय हमें चाहिए। सरकारी स्कूल में मिड डे मील शुरू करवाए, तो ये तो 2 एग्जाम्पल है, थोड़ा सा चित्रों के माध्यम से और भी समझते हैं, समझा पाऊंगा आपको कि कैसे ये काम करता है। फिलहाल हमको जनहित याचिका अगर समझ में आ गया तो बहुत अच्छी बात है। अब मैं एक बार फिर से जनहित याचिका को आपके सामने पेश करता हूँ, समझा देता हूँ आसान शब्दों में। देखिए, गरीब के लिए न्याय 1980 तक बड़ा नुकसानदायक था, मतलब बहुत दूर की बात थी, न्याय तक पहुंच सुनिश्चित नहीं हो पा रही थी, क्योंकि न्यायपालिका का जो प्रक्रिया है वो काफ़ी पेचीदी थी। केवल वकीलों को समझ में आती थी, भाषा आम आदमी की समझ से परे थी। और हमारे देश में अशिक्षित लोगों की संख्या वैसे भी ज़्यादा थी, और देश में जिन लोगों के साथ अन्याय हो रहा था वो ज़्यादातर तबका अशिक्षित था। तो पीएन भगवती साहब और कृष्ण अय्यर साहब ने सोचा कि यार ये न्याय तो सबको मिलना चाहिए, खासकर गरीबों को तो मिलना चाहिए, क्योंकि शोषण तो उन्हीं का होता है, शोषण उन्हीं का होता है जो शोषण के विरुद्ध आवाज़ नहीं उठा सकते। तो उन्होंने बोला कि यार एक नई चीज़ करते हैं, पीआईएल सिस्टम लेके आते हैं, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन। अब पीआईएल में क्या, जनहित याचिका, दुनिया के दूसरे देश में कहीं यूएसए वगैरह में चल रही थी ऑलरेडी, वहाँ से उठाई थी इसको। क्या यार ये जब दुनिया के दूसरे देशों में चल रही थी तो वहाँ से क्यों नहीं उठा सकते इस चीज़ को। उनने इसको यहाँ पर ईजाद किया और बोला कि अब मान लो किसी व्यक्ति का मौलिक अधिकार का उल्लंघन हो रहा है, उसको पता नहीं, उसको सहन कर रहा वो, लेकिन किसी दूसरे आदमी को उससे थोड़ा सा लगाव है, उसको लग रहा है कि बेचारा इसका एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है, गरीब आदमी सीधा, इसको पता भी नहीं है कि इसका एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है, तो वो तीसरा आदमी सुप्रीम कोर्ट में याचिका फाइल कर सकता है उस आदमी के अधिकार के लिए। तो है ना एक कमाल की बात कि आपको भी नहीं पता कि आपके अधिकार का उल्लंघन हो रहा है, लेकिन किसी और को पता है, तो दूसरी संस्था या दूसरा व्यक्ति अब किसी भी पीड़ित के लिए याचिका फाइल कर सकता है, और वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट रहेगी। चाहे तो गांव से, घर से पोस्ट कार्ड में लिख के भेजोगे, टेलीग्राम भेज दोगे ना, तो भी सुप्रीम कोर्ट एक्सेप्ट कर लेगी अगर वाकई में आपकी बात में दम है तो। और सुप्रीम कोर्ट ऐसे निर्णय के साथ केवल आपको ही न्याय नहीं देगी, क्योंकि वो याचिका जनहित याचिका वो सबके लिए काम करेगी। फिर सबके लिए काम करेगी, खाली आप ही नहीं, वो सबको मुक्ति दिला देगी। किसी एक व्यक्ति के लिए, एक व्यक्ति की बंधुआ मजदूरी से मुक्त कराने के लिए वो एफआईआर फाइल की गई और सारे को मुक्त कर दिया। कितना अच्छा काम है। तो अब देखते थोड़ा सा आगे इसको बढ़ाते हैं। तो बहुत ही अच्छी ये चीज़ थी।
अब मैं चित्रों के माध्यम से आपको थोड़ा सा बताना चाहूँगा। आप पहला चित्र देखेंगे, पहला वाला जो चित्र दिख रहा है आपको, इसमें आपको दिख रहा है एक गांव के दो बच्चे हैं जो भैंस चरा रहे हैं। लेकिन इसमें आप गौर करोगे तो जो आपको पूरा दिख रहा है ना, इसमें देखो ज़मीन जो पूरी फटी हुई दिख रही है। ये ज़मीन फटी हुई, इसका मतलब क्या है दोस्तों? ये सूखे की निशानी है। ये कोई तालाब है जहाँ पर भैंसे को लेकर के आए हैं, लेकिन इनको पानी नहीं मिल रहा है। सूखे की स्थिति को प्रदर्शित करता है पहला वाला। अब सूखे की स्थिति तो सरकार को कुछ तो व्यवस्था करनी पड़ेगी। अब ऐसा तो नहीं बोल सकते सरकार कि हम क्या करें, प्रकृति नहीं दे रही तो। भले प्रकृति दे ना दे, लेकिन भारत में बहुत सारी नदियां हैं, वहाँ से पानी की व्यवस्था की जाए, पाइपलाइन जोड़ी जाए, सिंचाई की व्यवस्था की जाए, कुछ तो करो। तो सरकार को अब हर चीज़ में, प्रकृति भी अगर आपको नुकसान पहुंचा रही है तो उसमें भी सरकार आपकी हेल्प करेगी। इसलिए आपने देखा होगा ना, कई बार किसानों की फसलें खराब हो जाती है तो सरकार मुआवजा देती है। क्यों दे रही है? क्योंकि प्रकृति से होने वाले नुकसान के बाद भी सरकार आपकी हेल्प कर रही है, क्योंकि जीवन जीने का अधिकार है भाई साहब। तो इनको देखो आप, फिर नीचे देखो यहाँ पर क्या हो रहा है। एक तरफ तो इनको कुछ मिल नहीं रहा है और नीचे तरफ क्या हो रहा है, ये एक सरकारी गोदाम का फोटो है जहाँ पर ये सूचना मिली थी कि सरकारी गोदाम में इनको ये बोरियाँ उठा के दूसरी जगह ले जा रहे हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पर बहुत सारा अनाज चूहे खा गए, चूहे बहुत भारी संख्या में आ रहे। और इसके ऊपर देखो दोस्तों, छत भी नहीं खुला है ना। मान लो बारिश हो जाएगी तो इस गेहूँ का क्या होगा? सड़ जाएगा। अब ऐसे में क्या करेगी सरकार? सड़े हुए गेहूँ को शराब कंपनी को बेच देगी, शराब बनाओ आप, उनका तो फायदा है ना। ये गेहूँ लाखों लोगों के पेट भर सकते हैं। तो इस चित्र से आपको समझ में आ रहा होगा कि एक तरफ तो सूखे की मार झेल रहे, दूसरे की तरफ सरकार का हजारों लाखों क्विंटल गेहूँ ऐसे सड़ रहा है हर साल। आज भी हो जाता सर, लेकिन सरकार ने थोड़ा सा कदम उठाया। अब वेयर हाउस वाला सिस्टम लगा दिया। वेयर हाउस में, सरकारी गोदामों में, वेयर हाउसेस में, प्राइवेट वेयर हाउस, सरकारी वेयर हाउस में स्टॉक कर लेती है सरकार। और इतना स्टॉक कर लिया कि 2 साल तक हमें खिला सकती हैं। 1 रुपये किलो गेहूँ, 2 रुपये किलो गेहूँ कहाँ से मिल रहा है? ये सब सरकारी गोदाम से आ रहा है, इसकी वजह से हुआ था। आगे और चित्र देखते हैं। चित्र नंबर 3 में आपको दिख रहा होगा। चित्र नंबर 3 में ये महिलाएं दिख रही है आपको। ये महिला आपको दिख रही होगी, महिला बैठी हुई, ये लगातार मांग कर रही है कि भाई हम गरीब लोग हैं, सूखा पड़ा हुआ है, हमारे पास खाने का दाना नहीं है, कहाँ से उगाएंगे? सरकारी गोदाम में सड़ रहा है माल, क्या करें? कुछ तो दो हम लोगों को। तो सरकार ने इसी वजह से जो है पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम में ये प्रोवाइड करवाया था कि लोगों को भोजन की व्यवस्था कराई जाए। साथ ही साथ हम तो ठीक है, हम जैसे जैसे कर लेंगे, बच्चों का क्या होगा? बच्चे स्कूल, आप बोल रहे हैं स्कूल भी जाओ, बच्चे को स्कूल भी भेजना है, तो खाने ही नहीं तो कहाँ से भेजेंगे? तो सरकार को बोला कि भाई गोदाम में माल सड़ रहा है ना, उसको निकालो, स्कूल में पहुँचाओ, बच्चों के लिए मिड डे मील की व्यवस्था कराओ। तो ऐसा कुछ किया गया। अब जो शब्द है उसको समझ लेते हैं कि चित्र क्या बोलना चाह रहे हो, चित्र के माध्यम से बदलाव क्या क्या हुआ। पहला चित्र, ये जो पहला चित्र है जिसमें भैंस और वगैरह जो बच्चे ये सूखे की मार झेल रहे हैं, ये है उड़ीसा और राजस्थान का। 2001 में राजस्थान और उड़ीसा में पड़े सूखे की वजह से लाखों लोगों के सामने भोजन का भारी अभाव पैदा हो गया। देखिए हमारा देश, ये आज भी हम नकार नहीं सकते कि आज भी देश की अर्थव्यवस्था एग्रीकल्चर पर चल रही है, और एग्रीकल्चर में आज भी इतनी ताकत है कि अर्थव्यवस्था को पटरी पर ला सकता है। अगर कोरोना की वजह से हमारे देश की अर्थव्यवस्था डामाडोल हुई है, या हमारी अर्थव्यवस्था नीचे आ गई है, तो एक ही सेक्टर जो वापस ऊपर ले जा सकता है वो है एग्रीकल्चर। 2001 में मान लो अगर सूखे की मार झेल रहे वो किसान, तो जो किसान पूरे देश को खाना खिला सकते हैं, अगर उसी किसान की हालत खराब है तो उसको भी तो खाना देना पड़ेगा। तो ऐसे में 2001 की एक कहानी है जिसमें अभाव पैदा हो गया। चित्र नंबर 2 ये बताता है कि सरकारी गोदाम अनाज से भरे पड़े और बहुत सारा गेहूँ चूहे के भेंट चढ़ गया, चूहे खा गए सारा अनाज। तो ये कहाँ तक सही है? एक तरफ लोग सूखे की मार झेल रहे, भोजन का भारी अभाव है, और दूसरी तरफ अनाज सरकारी गोदाम में पड़ा हुआ है जिसको चूहे खा रहे। तो ये तो एक तरह का उल्टा सिस्टम हो गया ना। अगर यही अनाज उस समय ही इन लोगों को दे दिया जाता तो ये लोग सूखे की मार। अब देखिए बोलते ना कि खाली पेट भजन नहीं होते, मतलब अगर आपका पेट खाली है तो भगवान के भजन भी नहीं कर सकते। तो फिर जब भगवान के भजन आप खाली पेट नहीं कर सकते तो फिर कोई किसान खाली पेट खेती कैसे करेगा? जब उसके बाद पेट ही खाली, उसके पास है ही नहीं, भोजन ही नहीं, तो अगले साल की जब बारिश होगी तो खेती कैसे करेगा? सूखे की भयंकर सूखा पड़ा हुआ था दोस्तों। राजस्थान, उड़ीसा, मध्य प्रदेश के भी पश्चिमी भाग में ये समय काफ़ी दुख भरे दिन थे। जिन लोगों ने इसको अनुभव किया होगा उनसे पूछिएगा ग्रामीण क्षेत्रों में। तीसरा चित्र क्या बोलता है? इस स्थिति में क्या है, पीपुल्स यूनियन फॉर सिविल लिबर्टीज नाम की एक संस्था है जिसने महिलाओं का एक संगठन बना करके उनको एक किया, और इस नामक संगठन ने सर्वोच्च न्यायालय ने जनहित याचिका दायर की थी। उसका नाम याद रखना दोस्तों, संगठन का नाम क्या है? पीपल्स यूनियन फॉर सिविल लिबर्टीज, PUCL। PUCL नाम की एक संस्था थी जिसने एक PIL दाखिल की। कहाँ पर? सुप्रीम कोर्ट में। याचिका में कहा गया कि संविधान के अनुच्छेद 31 में दिए गए जीवन के मौलिक अधिकार में भोजन का अधिकार भी शामिल होना चाहिए। उन्हें लिखा कि भाई
आर्टिकल 21 क्या बोलता है, पहले तो उसको पढ़ देते हैं। आर्टिकल 21 बोलता है प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता के अधिकार। किसी भी व्यक्ति को उसके जीवन से केवल कानून के उल्लंघन के अलावा नहीं कर सकते आप वंचित, अगर कानून तोड़ा हो तो लिखा क्या है, प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार। हर व्यक्ति को जीवन को बचाने का अधिकार मिलना चाहिए, या हर व्यक्ति को जीवन जीने का अधिकार है। और जीवन जीने के लिए क्या ऐसे ही जी सकते हैं बिना खाने के? तो बिना खाने के आप, बिना भोजन के आप जीवन को जी नहीं सकते। इस वजह से इस अधिकार को जोड़ने की मांग की गई कि भोजन का अधिकार तो मिलना चाहिए। तो क्या हुआ, राज्य की इस दलील को गलत साबित कर दिया। राज्य की किस दलील को? क्योंकि क्या ये इसने सुप्रीम कोर्ट में ऐसे ही पीएल दायर नहीं की। सबसे पहले तो इन्होंने राज्य सरकार के ऊपर बोला, राजस्थान और उड़ीसा की सरकार को बोला कि भाई साहब आपके पास में गोदाम में सड़ा हुआ है, आप जो भी है हमें भोजन की व्यवस्था करें, सूखा पड़ रहा है। सरकार बोल रही है हमारे पास संसाधनों की कमी है, कुछ साल ऐसे ही बिताने पड़ेंगे। अब पीपल्स यूनियन फॉर सिविल लिबर्टीज बोलती हैं, उनने इस दलील को भी गलत साबित कर दिया कि सरकार के पास संसाधन नहीं है। उनका आधार यह था कि सरकारी गोदाम में अनाज भरे पड़े। उनने डेटा भी निकाल लिया, फोटो वोटो खींच के सारी रिपोर्ट तैयार के सुप्रीम कोर्ट को भेज दी कि देखो सर ये बोल रहे हैं सरकार कि इनके पास संसाधन नहीं है, और हम बोल रहे हैं कि लाखों टन गेहूं वहाँ पर खराब हो रहा है, गोदाम में पड़ा हुआ है, उसको क्या करेंगे कि इसको इकट्ठा करेंगे? उससे अच्छा है कि देश की जनता मर रही है उसको दो ना। तो उन्होंने ऐसा कुछ बोला। तब सर्वोच्च न्यायालय ने आदेश दिया कि सबको भोजन उपलब्ध कराना राज्य का दायित्व है। और इसी वजह से सरकारों ने क्या शुरू किया, दीनदयाल उपाध्याय अंत्योदय योजना। 1 रुपये किलो गेहूं, 2 रुपये किलो चावल, ये जो चलता है ना, ये सब सिस्टम क्यों चालू किया गया? ये इस दलील के कारण चालू किया गया क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने बोल दिया कि भोजन का अधिकार मौलिक अधिकार है और उससे किसी को वंचित नहीं किया जा सकता। राज्य की ड्यूटी है कि वो लोगों को भोजन मुहैया कराए, चाहे बना कर दे या सीधा उनको अनाज प्रोवाइड करे, ताकि क्या है सब लोगों का काम चल जाए। आपने देखा होगा ना दोस्तों, आपको मैं बता दूं कि भारत में ऐसे कई राज्य हैं जो इस मामले में बहुत अव्वल दर्जे का काम कर रहे हैं। जैसे तमिलनाडु में जो जयललिता वहाँ की मुख्यमंत्री थी, आज अब तो उनकी डेथ हो चुकी है, लेकिन अम्मा नाम से बड़ी विख्यात थी। वो बड़ी अच्छी मुख्यमंत्री थी और काफ़ी अच्छा काम किया तमिलनाडु के लिए। तमिलनाडु में उन्होंने गरीब लोगों के लिए भोजन की व्यवस्था के लिए एक कैंटीन व्यवस्था चलाई थी जिसका नाम था अम्मा कैंटीन। और उस अम्मा कैंटीन में जो भी गरीब फुटपाथ पर रहने वाले जो लोग थे, जो बेगर्स थे, जिनको भीख मांगने पर मजबूर होना पड़ता है, उन लोगों के लिए खाने की व्यवस्था कराई थी। और 1 रुपये में थाली सिस्टम चलाया था, आज भी चल रहा है। वो तो चली गई अम्मा, लेकिन अम्मा ने जो किया वो आज भी चल रहा है। तमिलनाडु में सिस्टम चल रहा है कि 1 रुपये में भोजन मिलता है। उसी से सीख करके कर्नाटक ने भी एक कैंटीन चलाया जिसका नाम था अन्ना कैंटीन। ये अम्मा कैंटीन, कर्नाटक में अम्मा कैंटीन, अन्ना कैंटीन, यहाँ पर भी 1-2 रुपये में ये लोग भोजन दे रहे थे। ऐसे ही हिमाचल प्रदेश में राजीव गांधी कैंटीन शुरू की गई कि भाई गरीब लोगों के लिए क्या करेगी सरकार, ने ऐसा काम किया। ये सब इसकी वजह से हुआ है। साथ ही साथ मध्य प्रदेश सरकार ने भी अभी शायद 2015 या 16 की बात है जब उन्होंने एक योजना शुरू की थी, उसका नाम मेरे ख्याल से दीनदयाल उपाध्याय कैंटीन योजना था। तो मध्य प्रदेश में भी 5 रुपये में भरपेट भोजन, मध्य प्रदेश के सभी जिलों में एक स्टॉल लगाए गए थे, कैंटीन बनाई गई, आज भी शायद काम कर रही है। तो वहाँ पर भी आप जा सकते हैं, 5 रुपये में पूरा भोजन मिल जाता है। तो दोस्तों कितना अच्छा काम सरकार ने किया है। क्यों किया है? लेकिन ये तब किया जब सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि भोजन का अधिकार तो भैया मौलिक अधिकार है, उस राज्य को करना पड़ेगा। लिहाजा सर्वोच्च न्यायालय ने सरकार को आदेश दिया कि नए रोजगार भी पैदा करें आप, और साथ ही राशन की सरकारी दुकानों के जरिए सस्ती दर पर भोजन उपलब्ध कराएं। बच्चों को स्कूल में दोपहर का भोजन भी दिया जाएगा, क्योंकि भोजन का अधिकार जरूरी है, शिक्षा के साथ भोजन का। इसलिए मिड डे मील चलता ना, मध्याह्न भोजन योजना, सरकारी स्कूल में जो मिड डे मील मिलता है जिसमें सत्तू वगैरह जो भी पोषण के लिए बच्चों के लिए मिलता है। तो ये सब क्या है, ये सब योजना सुप्रीम कोर्ट के बोलने पर आई है। न्यायालय ने सरकारी योजनाओं के क्रियान्वयन के बारे में रिपोर्ट करने के लिए 2 खाद्य आयुक्तों की नियुक्ति भी कर दी। उन्होंने क्या किया, 2 सरकारी अधिकारियों की नियुक्ति की कि आप चेक करो कि क्या राज्य ऐसा काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है, और ये सरकारी जो योजनाएं चल रही है, जो योजना सरकार बना रही, मिड डे मील योजना, ये कितनी सही है, काम कर रही है कि नहीं कर रही, इसके लिए सारा सिस्टम उन्होंने बता दिया। तो देखो कितना अच्छा यह काम हुआ। तो PIL वो काम कर सकती है जो कोई नहीं कर सकता। इन चित्रों के माध्यम से हमने सुप्रीम कोर्ट का स्टैंड देखा, लोगों ने जो PIL फाइल की उसको देखा, और सरकार जो जिसका दुरुपयोग कर रही थी उसको भी सदुपयोग करते हुए देखा। तो कितनी अच्छी एक प्रोसेस है, मुझे लगता है कि आप इसको समझ गए होंगे। दोस्तों बढ़ते हैं आगे समझते हैं
कि अनुच्छेद 21 की व्याख्या सुप्रीम कोर्ट किस तरह करता है। जब ये सारे वाकया हुए ना जिसमें भोजन से संबंधित सारी बातें हो रही थी, तो अनुच्छेद 21 में जो है सुप्रीम कोर्ट क्या बोलती है, आम आदमी के लिए न्यायालय तक पहुंचना ही न्याय तक पहुंचना है। सुप्रीम कोर्ट बोलती है कि भाई आम आदमी के लिए तो न्यायालय तक पहुंच जाए वो उतना ही मुश्किल बहुत है कि न्याय तक पहुंच गया वो, क्योंकि आम आदमी जो है वो न्यायालय तक पहुंच ही नहीं पाता। बहुत सारे गरीब लोग हैं जिनको पता ही नहीं भाई कैसे जाना, क्या प्रोसीजर है। तो सुप्रीम कोर्ट ने आर्टिकल 21 को बोला कि भाई अदालत मौलिक अधिकार की व्याख्या करती है और आर्टिकल 21 के अनुसार जीवन जीने के अधिकार में भोजन के अधिकार को भी शामिल किया गया। तो जो उस संस्था ने PIL फाइल की थी उसके एवज में सुप्रीम कोर्ट बोलती है कि आर्टिकल 21 का बहुत बड़ा रोल है। आर्टिकल 21 को और वृहत कर दिया और बोला कि भाई भोजन का अधिकार भी है, इसलिए मिड डे मील की व्यवस्था की गई, जो मैं अभी आपको समझा रहा था। तो आर्टिकल 21 समझना बहुत ज़रूरी है दोस्तों। और इसी आर्टिकल 21 में बहुत सारी सूचना का अधिकार वगैरह, शांति का अधिकार दिया हुआ है, निजता का अधिकार दिया हुआ है। यहाँ तक कि अभी हाल ही में जो मेरे ख्याल से 2017 या 18 का मामला होगा, फरवरी की बात है, जब सरकार ने एक अच्छा सा मामला लेकर के मतलब एक अच्छा मामला देश में चल रहा था, सुप्रीम कोर्ट ने बहुत ही अच्छा डिसीजन दिया। दोस्तों अगर आप मान लो फॉर एग्जांपल मैं आपसे ऐसा कहूँ कि आपने अपने जीवन में या आपके घर में कोई ऐसे हैं जो आपके घर में ना कि किसी परिवार में आपके अपने मान लो किसी को जानते हो जो बहुत वरिष्ठ है और बहुत काफ़ी पॉपुलर है, हो सकता है गाँव में कोई बड़े पटेल हों जिन्होंने बहुत ज़्यादा इज्जत कमाई हो, पूरे जीवन भर इज्जत कमाई हो, लेकिन अंत समय में उनको ऐसी एक लाइलाज बीमारी हो जाती है जिससे इतना ज़्यादा पैसा खर्च होता है कि घर की सारी संपत्ति तक बिक जाती है। जो उनके बेटे हैं बेचारे वो इलाज करा के थक जाते हैं, लेकिन वो लाइलाज बीमारी ऐसी होती है जिसका इलाज ही नहीं हो पाता। लगातार हॉस्पिटल के बिल भरे जा रहे, ज़मीनें बिक गई, जायदाद बिक गई। तो जो इंसान पूरे जीवन भर मान सम्मान से जी रहा था, बुढ़ापे में वो इंसान उन बच्चों पर बोझ बन गया। और जो लोग पहले उनकी रिस्पेक्ट कर रहे थे उस व्यक्ति की, अब वही लोग बोलने लगे कि यार कैसा आदमी, अपने बच्चों का ही गला घोट दिया, अपने बच्चों का ही सारा संपत्ति खा गया, ऐसा आदमी नहीं होना चाहिए वैसा। तो आदमी को जब सम्मान से जीने का अधिकार है तो सम्मान पूर्वक मरने का अधिकार भी होना चाहिए, ऐसा कुछ था। ये आत्महत्या का अधिकार नहीं दोस्तों। ये मामला तब आया जब एक केस चल रहा था, एक केस था जिसका नाम था अरुणा शानबाग का केस। उसके साथ रेप केस अटेम्प्ट हुआ था हॉस्पिटल में। वो कोमा में चले गई थी, कई साल से कोमा में थी और वो सही नहीं हो पा रही थी। तो उसके लिए उन्होंने इच्छा मृत्यु की सिफारिश की थी कि इच्छा मृत्यु दिया जाए। तो जिनको लाइलाज बीमारी हो जाती है ना दोस्तों, अब सुप्रीम कोर्ट ने बोला है कि कोई भी व्यक्ति इच्छा मृत्यु की दरकार कर सकता है, और तब जब उसको लाइलाज बीमारी और वो वेंटिलेटर पर हो, कि ना तो वो जी पा रहा ना मर पा रहा है, क्योंकि बस वेंटिलेटर पर सांसें बस चल रही है, सालों हो गए कोमा में पड़ा हुआ है। तो ऐसे व्यक्ति के लिए इच्छा मृत्यु की दरकार की जा सकती है, उसको बोलते हैं दोस्तों यूथेनेशिया। तो सरकार ने सुप्रीम कोर्ट ने देश में यूथेनेशिया को अलाउ कर दिया है। अब कोई व्यक्ति जिसको लाइलाज बीमारी, जिसको लग रहा है कि जीवन अब बस खत्म है, तो वो चाहे तो इच्छा मृत्यु के लिए याचिका दाखिल कर सकता है। अगर उसको इच्छा मृत्यु की परमिशन मिल जाती है तो बस उसका वेंटिलेटर हटा दो, उसकी प्राकृतिक मृत्यु हो जाएगी। तो दोस्तों कितना बदलाव होता है, सब आर्टिकल 21 की बात है। तो जीवन जीने के अधिकार में शांतिपूर्ण तरीके से या सम्मानपूर्वक मान प्रतिष्ठा से जीवन जीने का अधिकार है, तो सम्मानपूर्ण जीवन को खत्म करने का अधिकार भी इसमें दिया है। लेकिन आत्महत्या को यूथेनेशिया नहीं बोला गया, ये बोला उन्होंने क्लियर कि आत्महत्या इच्छा मृत्यु नहीं है दोस्तों। आत्महत्या करने पर तो सजा मिल जाती है, हालांकि थोड़े से प्रावधान खत्म किए हैं अभी, लेकिन तो आपको समझ में आ गया होगा। दुनिया में सबसे पहले ये इच्छा मृत्यु देने वाला देश नीदरलैंड था दोस्तों, जहाँ पर सबसे पहले इच्छा मृत्यु दिया गया था। अब आप सोचें कि भारत में क्यों दिया गया, तो मैं आपको बता दूं कि हमारे देश में आपने महाभारत पढ़ी है ना, महाभारत में इच्छा मृत्यु का एक वाकया है, जहाँ पर आपने भीष्म पितामह की बात सुनी होगी। भीष्म पितामह बाणों की सैया पे लेट जाते हैं और वो उनकी इच्छा होती है कि मैं पूरा युद्ध देख के ही मरूंगा। तो वो उनकी इच्छा थी कि मैं अपनी मर्जी से, उनको ये इच्छा मृत्यु का पावर था कि वो अपनी मर्जी से मर सकते हैं। तो जब इच्छा मृत्यु का कॉन्सेप्ट ऑलरेडी भारतीय इतिहास में, हमारी जो प्राचीन जो किताबें हैं, जो अच्छी पवित्र किताबें, उनमें लिखा हुआ है, इसका मतलब कहीं ना कहीं भारत में पहले वो वाकया हुआ था। शायद हो सकता है इस वजह से, या ज़रूरी भी हो गया था। क्यों? क्योंकि अरुणा शानभाग को तो 2009 में ही सरकार ने बोल दिया था कि आप चाहे तो ले सकते हैं, लेकिन फिर भी उनने उस समय वो नहीं लिया था। लेकिन अब तो परमानेंटली सबको कर दिया गया है कि जो चाहे वो ले सकता है, लेकिन कंडीशन बीमारी लाइलाज होना चाहिए और वो प्रूफ करना पड़ेगी आपको, नहीं तो नहीं मिल पाएगी। अदालत वर्सेस आजीविका का मामला, इसको समझते जरा। अब क्या है, आर्टिकल 21 जो है उसकी एक बार फिर व्याख्या की गई, बार बार व्याख्या करनी पड़ी। क्यों? क्योंकि जरूरत होगी। आर्टिकल 21 की व्याख्या
1985 के इस मामले में बहुत ब्रॉड तौर पे की गई, बहुत व्याख्या बड़े तौर पे की गई। वो बोला गया कि जीवन जीने का अधिकार, इसका मतलब नहीं खाली जीवित रहना, ये तो फिर जानवर भी रहेंगे। तो जीवन जीने का अधिकार जानवरों की तरह जीना नहीं है, जीवन जीने का अधिकार सम्मानपूर्ण जीने का अधिकार है, जिसमें आपके पास रोजगार हो, आपके पास घर हो, सब कुछ हो। आपको पता है अभी देश में एक स्कीम चल रही है जिसका नाम है प्रधानमंत्री आवास योजना। सबने सुना होगा इसका नाम, प्रधानमंत्री आवास योजना। किसको आवास मिलते हैं? जिसके पास नहीं होता है। जिस व्यक्ति के पास आवास नहीं है, प्रधानमंत्री की सहायता से उस व्यक्ति को आवास प्रोवाइड किया जा रहा है, क्योंकि जिस व्यक्ति के पास घर नहीं है तो फिर वो कैसे स्लम में जिएगा, जी करके क्या करेगा। बहुत सारे गरीबों के लिए सरकार ने खुद घर बनाए दोस्तों, और सरकार ऐसी स्कीम इसलिए ला रही है क्योंकि ये केस था, इस वजह से ऐसा हो रहा है। तो इस पर मैं दोबारा आता हूँ, फिर अपन बात करते क्या है। आपके एनसीईआरटी में एक केस 1985 का पढ़ने को मिलेगा, तो मैंने जो इसका नाम रखा है अदालत वर्सेस आजीविका का मामला। हाल ही में कुछ निर्णय आए थे जिससे क्या हुआ था दोस्तों, आपको बताना कि स्लम एरिया क्या होता है। झुग्गी झोपड़िया का नाम सुना होगा। जब भी झुग्गी झोपड़िया का जिक्र आपके दिमाग में आता है, जैसे कोई आपके सामने बात करता है, तो आपके दिमाग में कैसा फोटो आता होगा? आपके दिमाग में एक ऐसा फोटो आता होगा जिसमें कि गरीब लोग ऐसे बैठे हुए हैं और झोपड़िया बिल्कुल गंदी सी झोपड़िया है और गंदी वाड़ा फैला कर रखा है, सब कुछ ये चीज़ आती है ना। उनकी मजबूरी है दोस्तों, फुटपाथ पर सो रहे हैं, सब कुछ, ये झुग्गी झोपड़ी में सब कुछ आता है। एक लाइफस्टाइल जो है बिल्कुल लो लेवल की लाइफस्टाइल, यही देखने को मिलता है झुग्गी झोपड़ी में। हमारे दिमाग में यही तो आता है, और क्या आएगा। तो हुआ क्या कि होता क्या है कि अपने शहर को साफ सुथरा रखने के चक्कर में शहर के जो नगर निगम जो होती है ना, इनके पास पावर है कि चाहे तो छोटा मोटा कानून बना सकते हैं, और उस कानून में अतिक्रमण हटा सकते हैं ना। जिसमें मैंने आपको पिछली कक्षाओं में बताया था कि पटरी पर दुकान लगाने वाले फेरी वाले को अतिक्रमण हटाने का जो अधिकार दिया था, वो भी केस आया था इससे पहले। अब यहाँ पर क्या वाकया हुआ था कि बम्बई की नगर निगम जो थी, बॉम्बे नगर निगम का केस आया था। उसने क्या किया था कि अतिक्रमण हटाने के लिए इनको पूरा हटाने का कोशिश कर रहा था, कि जबरदस्ती फोर्सफुली हटा रही थी। नगर निगम ने बोला कि नहीं यार, इनको हटाओ। तो एक मामला दाखिल किया गया हाई कोर्ट में, एक मामला सुप्रीम कोर्ट में, क्षमा करें, 1985 में। उसका नाम था ओल्गा टेलिस मामला। इस ओल्गा टेलिस मामले में सुप्रीम कोर्ट में झुग्गी झोपड़ियों को सपोर्ट करते हुए बोला कि किसी भी व्यक्ति को उसके जीवन जीने से विमुक्त नहीं किया जा सकता। जीवन जीने से मुक्त का मतलब होता है कि उसके जीवन जीने के तरीके से, अगर आप इन झुग्गी झोपड़ी वालों को यहाँ से फोर्सफुली यानी बलपूर्वक यहाँ से हटाते हो, तो इनके घर तो चले जाएंगे, क्योंकि इनके पास दूसरा घर नहीं, रहेंगे कहाँ ये। और ये फुटपाथ पर इसलिए रहते हैं क्योंकि इनके पास में पैसा नहीं, आजीविका के साधन नहीं है, और ये यही छोटी मोटी नौकरी कर लेते हैं। तो इनको क्या, आप एक तो यहाँ से हटाओगे ना, शहर से बाहर ले जाओगे, तो इनके रोजगार भी खत्म हो जाएंगे और इनकी फैमिली डिपेंडेंट है पूरी, तो ऐसे में पूरी फैमिली को आप समाप्त कर दोगे। आपके थोड़े से निर्णय की वजह से आप इन लोगों की आजीविका को खत्म नहीं कर सकते। इस वजह से आर्टिकल 21 का इस्तेमाल करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि आजीविका का अधिकार भी लोगों का क्या है, फंडामेंटल राइट, मौलिक अधिकार है। इस प्रकार 1985 में आजीविका को बचाने का प्रयास किया गया। सुप्रीम कोर्ट का मामला था, लेकिन बाद में ऐसे केस बढ़ते चले गए। लगातार नगर निगम और राज्य सरकार इस बात को कोर्ट के खिलाफ विरोध कर रही थी कि सर हमारे यहाँ पर स्लम्स को हम खत्म करेंगे, स्लम को धीरे धीरे अतिक्रमण हटाएंगे, ज़रूरी हमें आदेश दीजिए। बाद में क्या, नए नए केस आते चले गए, केस बढ़ता गया। ओल्गा टेलिस मामला तो एक माइलस्टोन था ही, वो तो था। उसके बाद आजीविका को लेकर के बोल रहे कि हम इन लोगों के लिए अलग से घर बना देंगे, लेकिन यहाँ से हटाओ, ये पूरा क्या है, स्टेटस खराब कर रहे थे शहर का, गंदी वाड़ा हो रहा है, बिल्कुल खराब हो रहा है, यहाँ के लोग डर हो रहा है, हो सकता है कि बहुत सारे यहाँ पर क्राइम भी हो जाए। इसको लेकर के पटरियों पर रह रहे, हो सकता है कि भाई दिक्कत हो। सुप्रीम कोर्ट ने और कुछ कोर्ट ने बार बार इस फैसले पर रिक्रिएट करने की कोशिश की। बीच बीच में ये भी बोला, दिल्ली का मामला भी आ गया था, फुटपाथ वाला मामला, कि फुटपाथ पर ही घर बना कर रह रहे हैं, सड़कों के किनारे छोटे छोटे घर बना के तंबू दान कर रह रहे हैं। तो इसकी वजह से क्या हो रहा है, आने जाने वाले को गाड़ियों को निकालने में बहुत सारी समस्या हो रही है, क्योंकि फिर कचरा हो रहा है, ये हो रहा है, सब कुछ हो रहा है। तो ऐसे उन्होंने बोला था कि अगर कोई व्यक्ति फुटपाथ पर घर बनाता है और उसके घर की वजह से लोगों को आने जाने में परेशानी हो रही होती है, तो ऐसे में वो उसका आजीविका का अधिकार नहीं है, क्योंकि आप उस जगह पर नहीं बना सकते जहाँ पर लोगों के दूसरे मौलिक अधिकार है, ऐसा कुछ है। तो ये मामला लंबा खींचता गया। और अब थोड़ा सा स्लम्स एरिया को क्या देखा जा रहा है, अभी हाल में शहरों में जो झुग्गी झोपड़ियाँ हैं उसको अदालत के फैसले के मद्देनजर घुसपैठियों की तरह समझा जा रहा है, क्योंकि लगातार फैसले बदल रहे हैं। अब क्या हो रहा है, 1985 में जो सुप्रीम कोर्ट ने इन झुग्गी झोपड़ियों को बचाने का प्रयास किया था, लेकिन लगातार केस आ रहे, केस लंबा खिंचता जा रहा है। अब वो झुग्गी झोपड़ी वालों को बड़ा दिक्कत हो रही है कि यार हमारी आजीविका का अधिकार एक तो दे दिया आपने 1985 में, उसके बाद बार बार ये अदालतें लंबे मामला खींच रही हैं।
तो अगर मैं ऐसा बोलूँ कि अगर अदालत खुद लंबा मामला खींच रही है तो ये तो अन्याय है एक तरह से। या तो आप उनको न्याय दो, जो भी दो, प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत, आजीविका के अंतर्गत आप उनको घर बनाओ ना, जो भी कराना है। तो हुआ क्या कि ओल्गा टेलिस बनाम बंबई नगर निगम झुग्गी वासियों की आजीविका बचाने का प्रयास किया गया, तो सुप्रीम कोर्ट ने उनके फेवर में डिसीजन दिया था। मुकदमे में अदालत की सुनवाई में देरी के कारण कहा जाता है, अब मुकदमा क्या है, लंबा चल रहा है। अभी ओल्गा टेलिस तो उस समय हो गया, उसके बाद अलग अलग शहरों में मुकदमे चल रहे हैं। अब मुकदमे बहुत लंबे हो गए क्योंकि दलीलें चल रही है, कोई इनके पक्ष में बात कर रहा है, कोई विपक्ष में बात कर रहा है, तो ऐसे में मामला अदालत में लंबा चलता है। तो ये कहा जाता है कि मुकदमा अदालत में मुकदमे की सुनवाई लंबी नहीं चलनी चाहिए, खासकर तब जब वो मौलिक अधिकार से जुड़ा हुआ हो। तो कुल मिलाकर ऐसा कहा जाता है कि इंसाफ में देरी यानी इंसाफ का कत्ल हो जाता है। तो यानी न्याय देने वाला भी अन्याय करे तो फिर इंसाफ का ही कत्ल हो रहा है। ऐसे में हम जाए तो जाए कहाँ। तो अभी भी ये झुग्गी झोपड़ी का मामला जो पूरी तरह से सुलझा नहीं है, दिल्ली, बम्बई, कोलकाता, चेन्नई, बड़े बड़े शहरों में तो है ही, बाकी दूसरे शहरों में भी झुग्गी झोपड़ियाँ बहुत ज़्यादा दोस्तों, बड़ी समस्या है। एक तो क्या सरकारी ज़मीन को पूरा कैप्चर कर लिया जाता है, लेकिन दिक्कत है ना कि कई बार पटरियों वाली जगह को कैप्चर कर लिया, ऐसी स्थानों को, सार्वजनिक जगहों पर ये जो है वो बस्तियाँ बस जाती हैं, जो हो सकता है कि शहर के स्वच्छता का प्रतीक हो। तो शहर में स्वच्छता रखना भी बहुत ज़रूरी है और इनके लिए आजीविका भी बहुत ज़रूरी है। तो बड़ी दिक्कत होगी। नगर निगम वर्सेस झुग्गी झोपड़िया का मामला चल रहा है, अभी भी चल रहा है लगातार। हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट या कोई भी कोर्ट इस पर फैसले दिए जा रही है, लंबा फैसला चल रहा है। तो इनकी मांग है कि यार हमें जो भी मिले, इंसाफ जल्दी मिलना चाहिए। देर करोगे तो वो इंसाफ में देरी होगी। अब मैं आपको बता दूं कि हमारे देश में कई सारे लोगों को इंसाफ क्यों नहीं मिल पाता है, क्या कारण है कि हमारे देश में न्यायिक प्रक्रिया लंबी है, और क्या कारण है कि हमारे देश में केसेस पेंडिंग है। तो ये केस जितने भी पेंडिंग है, इसका एक ही कारण है जो आप इस चार्ट में देख सकते हो। ये 2019 का आंकड़ा बता रहा हूँ मैं, 2019 1 नवंबर 2019 के जो आंकड़ा है उसके अनुसार आपको न्यायपालिका की स्थिति समझ में आएगी कि इसमें कितने पद जो है अभी रिक्त हैं, पद खाली पड़े हुए हैं। जैसे अगर उच्चतम सुप्रीम कोर्ट की बात करूँ, सुप्रीम कोर्ट में बराबर पद भरे हुए, सुप्रीम कोर्ट में एक भी पद खाली नहीं है। सुप्रीम कोर्ट का मामला ठीक चल रहा है, 34 पद है, 34 के 34 भरे हुए हैं, ठीक है। मामला तब शुरू होता है जब उच्च न्यायालय की बात आती है। देखिए, एक हाई कोर्ट का जज, अगर एक दिन की बात करूं मैं, कम से कम 100 केस तो निपटाता होगा, क्योंकि फटाफट केस निपटाता है। तो अगर एक न्यायाधीश एक दिन में 100 केस निपटाता है और न्यायाधीश की संख्या भरी नहीं है, तो देखते भी कितनी है, 1079 यानी 1079 यहाँ पर पद स्वीकृत किए गए थे, लेकिन पद केवल भरे गए दोस्तों 655 पद ही भरे हुए हैं, बाकी 424 पद जो है वो खाली है। अगर मैं ये बात करूँ ना कि एक दिन में एक न्यायाधीश 100 केस भी निपटाता है, तो प्रतिदिन इतने केस जो है पेंडिंग हो गए। इतने केस मतलब जो 424 है, तो इतने केस एक दिन में लोगों का न्याय नहीं मिल पाएगा। इसका मतलब 42,400 लोगों को न्याय से वंचित होना पड़ता है, इस वजह से क्योंकि हाई कोर्ट में 424 जजों की संख्या खाली है। पता नहीं सरकार इनको भर क्यों नहीं रही है, इनको भरना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट के जज ने कई बार सरकार को ये दिया है, कई बार पत्र लिखा है राष्ट्रपति जी को कि प्लीज़ इसको भर दे, प्लीज़ भर दे, लेकिन वो भर ही नहीं रहे। पता नहीं क्या कारण, देश में जनसंख्या रैपिडली बढ़ रही है, लेकिन इनकी संख्या को हम लोग भर नहीं रहे। जबकि स्वीकृत पद 1079 है, लेकिन भरे हुए 655 है। और एक आदमी, एक जज साहब एक दिन में मान लो 100 भी केस करता है, तो 100 लोगों को न्याय देता है, तो ये 424 लोग, 42,400 लोगों को, इतने लोगों को ये एक जो है कितना कर सकता है कि ये 100 लोगों को भी दे रहा है, तो कम से कम कितना हो सकता है, इतने लोगों को एक दिन में न्याय नहीं मिल पाता। इतने लोगों के साथ अन्याय तो इस वजह से हो रहा है, क्यों? क्योंकि संख्या जो है वो खाली पड़ी हुई है। आगे देखते हैं, इसके अलावा जिला कोर्ट अधीनस्थ न्यायालय में कितने हैं? 22,644 पद यहाँ पर स्वीकृत किए गए थे कि इतने जज की संख्या होना चाहिए, लेकिन हुआ क्या, भरे कितने हैं? केवल 17,509 पद भरे हुए, 5,135 पद खाली है। और दोस्तों, आपको मैंने बताया था कि लोगों का सबसे ज़्यादा ताल्लुक किस कोर्ट से है। ज़्यादातर लोग कौन से कोर्ट में जाते हैं? ना हाई कोर्ट में जाते हैं, ना सुप्रीम कोर्ट में जाते हैं, सबसे ज़्यादा जिला कोर्ट में तो जाते हैं, इन कोर्ट में। और इनमें 5,000 जज अनुपस्थित है, तो सोचो इन 5,000 जज की वजह से कितने लोगों को न्याय नहीं मिल पाता होगा। इस वजह से पेंडिंग केस है, इस वजह से देरी है। सरकार को सोचना चाहिए कि इनको भरें, ये दोनों ज़ीरो होना चाहिए बिल्कुल, तब जाके लगेगा। जब देश में न्याय सबके लिए है, न्याय का अधिकार दे दिया, हम न्यायपालिका की इतनी बात करते हैं, स्वतंत्रता की बात करते हैं, सरकार भी बोलती है कि हमारी न्यायपालिका अच्छी सुदृढ़ है। क्या कारण है कि इनकी संख्या नहीं बना रही? सरकार कारण भी नहीं देती है,
बताती भी नहीं है, भरती भी नहीं है, उसको ये सारी चीज़ें भरना चाहिए। तो अब आपको समझ में आ गया होगा कि हमारे देश में न्याय तो है लेकिन देरी क्यों हो रही है। देरी होने का एक कारण इसको भी मान सकते हैं। इसी वजह से इस चार्ट को आपके एनसीईआरटी में जगह दी गई है, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। संविधान के जो सदस्य थे, संविधान सभा के जो सदस्य थे, जितने भी 300 से ज़्यादा मेंबर थे, इसमें बी आर अम्बेडकर, जवाहरलाल नेहरू, वल्लभ भाई पटेल और बहुत सारे लोग इसमें थे। इन सभी लोगों का सपना क्या था? इन सभी सदस्यों का सपना था कि न्यायपालिका ने कार्यपालिका व विधायिका की शक्तियों पर अंकुश लगाया है। इनका जो सपना था वो यही था। सपना ये था कि न्यायपालिका को इतना मजबूत बनाया जाए ताकि वो कार्यपालिका और विधायिका को इतनी आज़ादी ना दे कि वो लोगों को उल्लंघन कर दे। तो लोगों को जब अधिकार देंगे तो अधिकार की रक्षा के लिए ऐसी संस्था बनानी पड़ेगी। तो उनका सपना साकार तब होता है जब न्यायपालिका, कार्यपालिका और विधायक की शक्तियों पर अंकुश लगाता है। तो बिल्कुल ऐसा हो रहा है। नागरिकों के अधिकारों की रक्षा की गई है, किसने? न्यायपालिका ने। तो नागरिकों के अधिकारों की रक्षा भी हो रही है, कार्यपालिका विधायिका पर कंट्रोल भी हो रहा है। कि दोनों काम होने की वजह से उनके सपने जो उन्होंने जिस सोच की वजह से उन्हें न्यायपालिका को इतना पावर दिया था, स्वतंत्र बनाया था, वो सोच बिल्कुल साकार हो रही है। इस प्रकार लोकतांत्रिक भारत में न्यायपालिका की महत्वपूर्ण भूमिका है और देश में लोकतंत्र को स्थापित करने के लिए, लोकतंत्र को जिंदा रखने के लिए न्यायपालिका को स्वतंत्र रखना बहुत ज़रूरी है। जो स्वतंत्र और एकीकृत है। तो हमारे देश की न्यायपालिका कैसी है? ये दो शब्द याद रख लेना बस, स्वतंत्र और एकीकृत न्यायपालिका हमारे देश की ये न्यायपालिका है। अब आपको सारी चीज़ लगभग क्लियर होगी कि क्यों न्यायपालिका को जो है स्वतंत्र रखा गया है और न्यायपालिका में हर व्यक्ति अदालत की शरण में जा सकता है। और जब शरण में गया तो शरण में जाने का तरीका हमने इसमें बहुत अच्छा एक चीज़ पढ़ा है, उसका नाम है PIL। और यहाँ से प्रश्न बहुत बनते हैं दोस्तों। कितना अच्छा ये आज का टॉपिक था। तो आज हमने बहुत सारी बातें की जिसमें हो सकता है कि आपको मज़ा भी आया होगा। दोस्तों, अगर आपको हमारे वीडियो सीक्वेंस में नहीं मिल रहे तो घबराने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि magnetbrains.com हमारी वेबसाइट है जो आपको गूगल पर मिल जाएगी। जैसे आप गूगल करोगे आपको मिलेगा इंडियाज़ नंबर 100% एजुकेशनल प्लेटफॉर्म, जो आपको देता है सारे के सारे वीडियोस फ्री ऑफ कॉस्ट। यहाँ पर आप जाकर के क्या कर सकते हैं? यहाँ पर आप करेंगे CBSE हिंदी मीडियम पर जाइएगा। CBSE हिंदी मीडियम पर जैसे आप क्लिक करते हैं, यहाँ पर आपको मिलेंगे 12वीं, 11वीं, 10वीं, 8वीं, 9वीं सारी क्लासेस के डिस्क्रिप्शन मिल जाएंगे। अब आपको करना क्या है? आपको करना है कि 8th क्लास को सिलेक्ट करना है, जिसमें आपको 8th क्लास के सारे टीचर मिल जाएंगे। सभी टीचर के नीचे वॉच नाउ का ऑप्शन जरूर मिलेगा आपको। रेड कलर में आपको दिख रहा है ना वॉच नाउ का ऑप्शन। इस वॉच नाउ के ऑप्शन पर जैसे ही आपने क्लिक किया, आपके सामने एक नया विंडो ओपन हो जाता है। इस नए विंडो में आपको करना क्या है? इसमें बस ये करना है कि यहाँ पर नीचे जाइए ना, वॉच चैप्टर वॉइस वीडियो। जैसे ही आप नीचे देखोगे, यहाँ पर आपको अलग अलग सब्जेक्ट के, अलग अलग टॉपिक्स के वीडियोस की लिंक मिल जाएगी। नाम लिखा हुआ, सीधा इस पर क्लिक करो, कुछ नहीं करना है। क्लिक किया, सीधा आपका वीडियो शुरू, और आप अपने नोट्स बना सकते हो। दोस्तों, अगर अच्छे से पढ़ना है, अगर टॉप करना है, तो सबसे बेहतर तरीका है अपने हैंड रिटन नोट्स वीडियो को देख देख के आराम से बनाओ। उससे क्या होगा? आपका दिमाग चलेगा, आप उन चीज़ों को याद कर लोगे, क्योंकि आपका लिखा हुआ आपको जल्दी याद हो जाता है। तो खाली सुनने से, पढ़ने से कुछ नहीं होगा, लिखना भी पड़ेगा। नोट्स वैसे ही बनाओ जैसे कि हमने शॉर्ट फॉर्म में बना के रखे, ताकि आपको बहुत मज़ा आए पढ़ने में। तो दोस्तों, मैग्नेट ब्रेन्स आप लोगों के लिए लेकर के आया है 100% मुक्त शिक्षा, जो क्लास 6 से क्लास 12वीं तक के सभी विद्यार्थियों के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड की जाती है, हिंदी और अंग्रेजी दोनों माध्यम में। दोस्तों, अगर आपको हमारे वीडियो बहुत ही अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ कॉमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। साथ ही हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। दोस्तों, तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।